अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मौलाना फजल रहमान का मार्च जब से ऐलान किया है मौलाना फजल रहमान ने, उस दिन से हुकूमत परेशान है। फैसल वाडा साहब ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान को ऐसे बिठाएंगे कि कभी वो खड़े ही नहीं हो। और हमने जेल में, अटक जेल में, कोट लखपत जेल में, जो जहीं भी जाएंगे हमने एक्सरसाइज मशीन लगाई, उसका वजन कम हो। और दूसरी बात, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बार बार कह रहा है कि गैर जमहूरी अगर कोई भी एहतजाज हुआ हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। कहीं भी हमें शक नजर आया मौलाना फजल रहमान को किसी कुव्वत की सपोर्ट है तो मैं हिमायत वापस ले लूंगा। आसिफ जरदारी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हुकूमत को मजीद वक्त नहीं देना चाहिए, जाना चाहिए, हुकूमत को घर जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी बार बार एहतजाज की बात कर रही है कि एहतजाज में हम मौलाना फजल रहमान के साथ हैं, धरने में हम शरीक नहीं होंगे। जमहूरियत को कितना खतरा है, सिस्टम को, पार्लियामेंट को। और मोहतरम जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि मौलाना साहब अपनी सियासत, डूबती हुई सियासत को बचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम मदारिस में इस्लाहत ला रहे हैं, इसी वजह से मौलाना परेशान है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दिया है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमा है, सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ मोहतरम जनाब बिलाल अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं, वोकल हैं, खुल के बात करते हैं, टेक्निकल इशूज़ पे बहुत ही हद से ज़्यादा उनका अबूर भी है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ सुरत थेबो साहिबा नून लीग की रहनुमा है, MPA रह चुकी हैं और वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी है। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। सर, एहतजाज में हिस्सा आप देंगे, अगर तीसरी कोई कुव्वत का इशारा होगा तो हम हिमायत, आपको लग रहा है कि कोई मौलाना फजल रहमान को कोई कुव्वत सपोर्ट कर रही है? देखिए, बिलावल साहब ने फरमाया है कि हम हिमायत करते हैं क्योंकि महंगाई है, बेरोज़गारी है और मुल्क की इकनॉमी अच्छे हालात में नहीं है। उस हालात में तो हम सपोर्ट कर रहे हैं और ये आईनी और पार्लिमानी सिस्टम में यही है कि एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर सड़कों पर किया जा सकता है। दूसरा पार्ट इसका ये है कि अगर इसमें मज़हब कार्ड होगा, जो कि बिलावल साहब ने बारहा ये कहा है, या कोई हमें स्मेल हुआ कि इससे डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए, जो कि बिलावल साहब ने आज दोबारा कहा है, या जिससे पार्लिमानी सिस्टम डीरेल हो जाए, तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ की में शरीक नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं पाकिस्तान के, कि 1977 में जब शहीद भुट्टो के ख़िलाफ़ एक सो कॉल्ड मजहबी तहरीक, निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक जो शुरू हुई थी और उसके पीछे अमेरिका डॉलर था और उसके पीछे एक बैनुल अक़वामी साजिश थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चली जाए और उसके पीछे एक सीनियर बनाना था अफ़गानिस्तान में, जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। तो उस तरह की अगर तहरीक पाकिस्तान में जन्म लेती है और उस तरह की तहरीक की वजह से डेमोक्रेसी ख़त्म होती है, पार्लियामान ख़त्म होती है, तो यकीनन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ 1977 की मूवमेंट्स में गई, उस ज़माने में नेशनल अवामी पार्टी थी, जमात उलमा इस्लाम थी, जमात उलमा पाकिस्तान थी, जमात इस्लामी थी, तो वो पार्टी एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं मगर वो ज़िले लेवल की पार्टीज़ बन गई हैं क्योंकि एंटी डेमोक्रेटिक। इसी तरह हमारे पास 83 की तहरीक में साईं GM सैयद ने ज़िया-उल हक़ का भरपूर साथ दिया था। वो GM सैयद की जो पीछे चलने वाले लोग हैं वो सिंध में 20 धड़ों में बट गए और उनकी कोई सियासी हैसियत न होने के बराबर है। तो पाकिस्तान के अवाम इन जनरल पार्लियामेंट और डेमोक्रेसीज़ की फेवर करते रहे हैं और वो कुव्वतें जिन्होंने जो है डेमोक्रेसीज़ के ख़िलाफ़ साजिशें की है, तो उसके ख़िलाफ़ हम जो है नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये ज़रूर कि PTI की गवर्नमेंट हम समझते हैं कि उन्होंने हैंड्स अप करके बहुत सी अपनी चीज़ें, खारजा उमूर, फाइनेंशियल उमूर, दीगर जो है उमूर, वो सब उन्होंने हैंड्स अप करके अक्सरी कुव्वतों के हवाले कर दिए हैं और वो भी मेरे ख्याल से PTI का जो स्टांस है वो काबिल मज़म्मत है।
पर डेमोक्रेसी हम चाहेंगे किसी सूरत में ठीक है, चले। लेकिन जरदारी साहब और बिलावल साहब के मौकिफ में फर्क क्यों है? वो कहते हैं कि हुकूमत को मजीद वक्त नहीं देना चाहिए, मुल्क के मुफाद में नहीं है, हुकूमत को जाना चाहिए। बिलावल साहब का दूसरा स्टांस है, जरदारी साहब का दूसरा स्टांस है, क्यों फर्क है? दोनों का एक ही स्टांस है। अगर जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि अगर हुकूमत चली जाए तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट में जो है जो अददी 6-8 वोट हैं पीटीआई के, अगर वो इधर उधर हो जाती है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। कैसे सर? आपने सेनेट के अंदर आपने इतनी बड़ी शिकस्त खाई, आपने कोशिश की, सब कुछ की। मेरी बात सुने, पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि वो कोशिश करे, और इनको जो है एमक्यूएम आए दिन जो इनको प्रेशर्स और ब्लैकमेल कर रही है, जिनकी वजह से एक तो ये, दूसरी बात है कि मैंगल ग्रुप किसी वक्त भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि उनके जो डिमांड्स थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने सपोर्ट दी थी, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है, तो पार्लियामेंट में तो चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। तो जरदारी साहब का भी कहना यही है कि पार्लियामेंट में अगर जो है हालात ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत ख़त्म हो सकती है, तो गवर्नमेंट गिर सकती है। ठीक है, बिलाल साहब आपकी तरफ, आप क्यों मौलाना फजल रहमान के एहतजाज ऐलान किया है, लॉकडाउन करेंगे, एक मार्च होगा, आप क्यों परेशान है? बार बार धमकियां क्यों दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मौका दिया। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मौलाना फजल रहमान का एहतजाज किस बात का है। वो क्या इस्लाम का कार्ड है वो खेलना चाहते हैं? वो मदरसों के जो बच्चे हैं उनको कोई स्ट्रीट पावर शो करके लोगों को इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं? कोई एजेंडा तो बताएं। बस ना वो कोई कश्मीर की बात करते हैं, 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो सियासत से, प्रैक्टिकल सियासत से बाहर है, असेंबलियों से बाहर है, तो वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी और PMLN को पहले दिन से कह रहे हैं कि एहतजाज करें। अब मौलाना फजल रहमान बात करते हैं तौहीन रिसालत की, नामूस रिसालत की, और जो गुस्ताख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हैं, अजीब अजीब वो है ना, इस्लाम कार्ड खेलना चाहते हैं। टोटल कंफ्यूजन है मौलाना फजल रहमान की। सिर्फ मौलाना फजल रहमान की पार्टी में टोटल कंफ्यूजन नहीं है, इवन जो सो कॉल्ड जॉइंट अपोजिशन है उनमें भी है ना कंफ्यूजन है। शहबाज शरीफ कहते हैं इसको डिले कर दो, बिलावल साहब कुछ कहते हैं, नवाज शरीफ साहब कुछ और कहते हैं। ये वो तहरीक है जो 4 महीने पहले शुरू होनी थी। इन्होंने एक बड़ी APC की मीटिंग कॉल करवाई कि उसमें भी कुछ नहीं हुआ, उसमें APC में एजेंडा सेट नहीं हो सका। मार्च और धरने तो आपने भी किए। बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। करना तो इनका हक है ना, बिल्कुल जमहूरी हक है, लेकिन धमकियां क्यों दे रहे हैं? हम जेल में अटक जेल, हम जो है ना उसमें भेज देंगे, एक्सरसाइज मशीन तैयार है, जब बिठाएंगे तो थोड़ा खड़े होंगे। थोड़ा है ना मौलाना डीजल साहब को एक्सरसाइज की तो जरूरत है, ये तो सबको पता है। अब आप आगे चलें कि हमारा जो धरना हुआ था वो 1 पॉइंट एजेंडा था कि जो 4 हलके हैं वो आप खोल दें, और जब वो 4 हलके खुले तो उसमें से 3 डिस्क्वालिफिकेशन भी। लेकिन उसमें एक मिनट, बिल्कुल आपकी बेज़ाब्तियां हुई थी, धांधली नहीं थी। 3 डिस्क्वालिफिकेशन, मेरी बात सुन ले, 3 में एक मिनट, पूरी धांधली की है। एक मिनट, मैं आता हूं आपकी तरफ, जवाब। लोधरा का री इलेक्शन हुआ हुआ, लेकिन जो फाइंडिंग्स आई वो क्या थी? फाइंडिंग्स मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं। डिप्टी स्पीकर इनका चला गया है। मैं आपको बताता हूं, उसमें भी आता है बात। उसमें आपका ख्वाजा साद रफीक इसके ऑर्डर पे रहे। फाइंडिंग्स क्या थी? फाइंडिंग्स है ना बिल्कुल बेज़ाब्तियां थी, बेज़ाब्तियां और धांधली नहीं थी। उस वक्त उस इलेक्शन में 2013 में याद कीजिएगा कि मैग्नेटिक इंक यूज हुई थी, उसमें अंगूठे के निशान जो है वो मैच नहीं हुए थे। और आपके इलेक्शन कमीशन के बाद आपने 3 सीटों पे री इलेक्शन किया था, ठीक है, जिसमें भी जहांगीर तरीन साहब कामयाब हुए थे। सही ठीक है, अब मैं आपको आगे बात करता हूं। पहले तो मुझे ये बता देना कि इनका एजेंडा क्या है। इनका, मैं फिर ये कह रहा हूं
कि मौलाना फजलुर रहमान जो है इंतशार फैलाना चाहते हैं। हुकूमत नाकाम गई है, देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, डिलीवर नहीं कर पा रहे आप, ये सब कह रहे हैं। और ताजिर जो है वो आर्मी चीफ को शिकायत लगा रहे हैं बहुत अच्छा सवाल हुकूमत पूछा। की। अच्छा। उनके पास जाते हैं, आपके पास आने चाहिए था। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको ताजिर का भी जवाब देता हूं और इकोनॉमी का भी बात करता हूं। इकोनॉमी में गए या नहीं गए, ताजिर मिलने गए नहीं और गए? सर मैं आपको उसका भी बताता हूं ना, मैं कंप्लीट करने दें। वो कोई मीटिंग नहीं थी, वो एक सेमिनार था और उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत की जो इकोनॉमिक टीम थी वो भी मौजूद थी। ये हमारे लेवल है रिपोर्टिंग का कि ये लेवल दिया गया, ये बताया गया, परसेप्शन दिया गया कि शायद ताजिरों की और आर्मी चीफ की जो है वो 1-to-1 मीटिंग है। वो हमारी जो इकोनॉमिक टीम है, लेकिन शिकायत नहीं की गई, एक सेमिनार कंप्लेन नहीं किए गए, देखिए नेप के हवाले से, दूसरी चीजों से। कंप्लेन और कंसर्न्स में डिफरेंस होता है। आपके अमेरिका में भी सेंटकॉम का एक जो है होता है ज्वाइंट सेशन होता है जिसमें बिजनेसमैन और है ना आपके जो उनके जो जर्नल्स होते हैं वो एक थिंक टैंक होकर मिलके उसको वो स्ट्रेटेजी बनाता है, ठीक है, नंबर 1। और ये जो जिस तरह रिपोर्टिंग हुई तो क्या है ना, पता नहीं शायद उन्होंने कंप्लेन शो की या ये भी, किसी ने ये नहीं बताया कि उसमें हमाद अजहर भी मौजूद थे, हफीज शेख भी मौजूद थे और आपके ये हमाद अजहर भी मौजूद थे। पूरी इकोनॉमिक टीम उधर मौजूद थी, शब्बर जैदी भी मौजूद थे और वो एक सेमिनार था। पता नहीं इसको कहां से, ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। कह रहे कि कंफ्यूज है, आप फैसला नहीं कर पा रहे कि एहतजाज का हिस्सा बने न बने। शहबाज शरीफ जाना नहीं चाहते, अंदर ग्रुपिंग बनी हुई है, कंफ्यूज है आपकी अपोजिशन। क्या कहेंगी सूरत थेबो साहब? मेहरबानी इम्तियाज, सबसे पहले तो मैं भाई का जवाब दूंगी। ये कहता है कि इनका मकसद क्या है। मकसद तो साफ है। इन्होंने 4 हल्कों की बात की थी ना, उसमें भी धांधली नहीं थी। उसने कितने 120 दिन इन्होंने धरना दिया था। पूरे मुल्क को इन्होंने जो है ना मफलूज करके रख दिया था। वहाँ चाइना का सदर आ रहा था, वो भी नहीं आ पाया। इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, इन्होंने पीटीवी पे हमला किया। जो केसेस चल रहे हैं, हाँ। ये भाई तो मेरे यूं कर रहे हैं लेकिन वो केसेस अभी तक चल रहे हैं। बात करें, हाँ, उस पे हमला किया उन्होंने, जो वहां पे गंद किया वो भी तारीख का हिस्सा है। और ये जो कहते हैं कि इन्होंने तो पूरी की पूरी इलेक्शन धांधली की है, तो रिजाइन कर देना। जवाब ले लो, जवाब ले लो। क्यों रिजाइन करे? इलेक्शन में तो रिजाइन करे? जवाब ले लो, फिर आपकी बारी। हर कोई अपनी हम लड़ना चाहते हैं, हर कोई अपनी बारी में बात करे। हम लड़ना जानते हैं, आपके तरह नहीं है बुज़दिल के कंटेनर दूंगा और फिर अब जो कहते हैं कि हम इनको जो है ये करेंगे वो करेंगे, निकलने नहीं देंगे। हम लड़ना चाहते हैं। इन्होंने इनके इलेक्शन में क्या हुआ था, 8 बजे हमारे जो है ना जो है हमारे एजेंट बाहर निकाले गए, आरटीएस बैठ गया और जो है वो कितने बजे दिया था रिजल्ट? 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सुबह को रिजल्ट उस टाइम में नहीं दिया था। मैं ब्रेक के बाद आऊं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, कंटिन्यू करूंगा यहीं से ना। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद सूरत थेबो साहिबा अपनी बात को कंप्लीट करेंगी। वेलकम बैक। हाँ, आप बात कंप्लीट कर करें। इन्होंने जो बात की वो आरटीएस बैठ गया, हमारे एजेंट निकाले गए और उसके बाद आप देखिए इन्होंने क्या कहा था कि आप जिस हल्के के लिए कहेंगे हम खोलेंगे। उसके लिए कमेटी बनी, आज तक कुछ हुआ? उसका कुछ हुआ? आपको भी पता है कुछ नहीं हुआ ना। और फिर इनका डिप्टी स्पीकर 50,000 वोट जाली निकले हैं, ज्यादा। हाँ, डिप्टी स्पीकर के निकले। अगर सबके निकले तो सबके, इसके प्राइम मिनिस्टर के भी निकलेंगे। मैं श्योर कहती हूँ 100% इनके प्राइम मिनिस्टर के भी। एजेंडा क्या है? मैं सर जवाब, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। और दूसरी बात, इन्होंने जो कंटेनर पे बातें की थी कि हम 100 दिन में ये करेंगे, हमारे पास 200 जो है एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास ये है, जादू की छड़ी है, हम करोड़ नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे। 100 दिन तो छोड़ो,
ये 1 साल से भी ऊपर हो गया है, लोगों की चीखें निकल गई हैं, महंगाई का तूफान आ गया है, कारोबारी हल्का परेशान है, मुल्क माशी तौर पर बैठ गया है, लोग हैरान परेशान है। मुझे खुदा की कसम है, ये में लोग फोन करके कहते हैं कि आप भी जाए, मुस्लिम लीग को कहो आप जाए, वो तो जाएगी, मैं वो उस पे धरने में जाएगी, नहीं, क्यों नहीं, एहतजाज में जाएगी, धरने में जाएगी, नहीं वो उनके साथ होगी, एहतजाज होगा, धरना होगा, सब में साथ होंगे। जो आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ होंगे, नहीं शहबाज शरीफ भी होंगे, बिल्कुल धरने में बैठे रहेंगे। जो फैसला नवाज शरीफ का होगा वही सबका फैसला होगा। कायद हमारा नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ का भी कायद नवाज शरीफ साहब है, सब जो फैसला नवाज शरीफ साहब करेगा वो करेगा। तो ये कहते हैं कि उनके जो है मौलाना के जो है वो एक जो आ जाएंगे क्या शागिर्द, भाई वो इंसान नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? उनको हक नहीं है क्या एहतजाज का? इन्होंने तो कहा हम कंटेनर देंगे, खाना भी देंगे। अरे आप एक बात पे तो कायम रहो, कोई एक बात जो आपने की हो उस पे कायम रहो। इतने तो ये यू टर्न लेते हैं। यू टर्न का मतलब क्या है? झूठ। यू टर्न का मतलब है, ये तो बड़े बड़े अभी इस्लामी बातें करता है वजीर आजम साहब, लेकिन उसको पता नहीं है कि हमारे इस्लाम में जो बात की उस जबान पे कायम रहना है। ये नहीं है कि उसे मुकर जाना है, जो आवाम से साथ कमिटमेंट की, जो आवाम के साथ बातें की, जो वादे किए, उससे मुकर जाने में ये कहता है कि मैं बड़ा लीडर हूँ, उससे फख्र करता है। अजीब है, ये मैं पहला वजीर आजम, पहला लीडर देख रही हूँ जो झूठ पे फख्र करता है, जो झूठ को कहता है कि मैं अजीम लीडर हूँ, बाकी जो झूठ ना बोलते हो वो जो है गलत है, वो गलत है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब मैं एक चीज ऐड करूँ, जवाब दे, मैं 1 मिनट। मेरी बहन जो है ना एक ऐसे जनरल कमेंट्स दे देती हैं कि 50,000 वोट जाली निकले। आपको पता है कासिम सूरी के वोट कितने थे? 50,000। कितने वोट थे उनको? कितने वोट? 55,000 थे, 50,000 निकले। उनको 23,000 वोट पड़े, उसमें से 50,000 वोट कहां से जाली आ गए? उनको 23,000 पड़े, दूसरे नंबर वाले को 20,000 पड़े, और जो बाकी सब थे वो 63,000। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ जाली है, जाली बताओ, कहीं नहीं लिखा। धांधली 9 वाट के धांधली लिखा हुआ है उसमें। अच्छा इम्तियाज मीर भाई, आपका डबल स्टैंड है। 2013 में बेज़ाती किया, 2018 में धांधली। भाई देखें, धांधली का वर्ड नहीं है उसमें, ये हुआ है धांधली है, धांधली नहीं है तो क्या? जवाब ले लो। ये तो आप ये कह रहे हैं मेरा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, यूं नहीं चलेगा। ठीक है ना? 2013 में बेज़ाती किया, गलत हुए ना, वो गलत हुए ना, नादरा को रिस्पांसिबल किया है ना। अच्छा, लेकिन उसमें कहीं भी वर्ड रिगिंग यूज नहीं हुआ। आप डिसीजन पढ़ लें। ठीक है। नंबर 2, हाँ, ये कह रही है 50,000 वोट। ये मैं इनको इंफॉर्मेशन इनको पता नहीं होता, इनको हो गया, इनको है ना वो व्हाट्सएप पे है ना मरियम नवाज से आ जाते हैं कि ये बोल रहे हैं, खुद अपनी भी अकल संभाल के। ठीक है, दूसरी एक बात, अजीब लोग ये इकोनॉमी की बात कर रही है, ये लोग इनको मैं बोल रहा हूं ये बिखर जाते हैं। पिछले 10 दिन के सच बोलो तो IMF, ये हो जाते हैं। ADB, वर्ल्ड बैंक और रिपोर्ट पढ़ ले, उसमें इन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, और 1 साल पहले से जो हालात हैं आज पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात बेहतर है। तो ठीक है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, वो क्या स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट। FDI क्या है? FIP, फॉरेन पोर्टफोलियो। FDI कम हुआ है, FDI तो आपको भी बताता हूं। हाँ। सर अभी मुझसे आप नहीं खेल सकते सर मैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हाँ। सितंबर क्वार्टर $350 मिलियन पाकिस्तान में, जाके स्टेट बैंक की वेबसाइट। FDI कम हुआ है, FDI में आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुई है। क्यों हुई है? सीपैक रिलेटेड। और अब वो भी है ना, वो भी क्योंकि जो आपकी सीपैक रिलेटेड में जो शुरू में जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो आ गई। अब आपके आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार वो भी बेहतरी आ रही। सर आपको बेहतरी नजर आ रही है मुल्क के अंदर 1 साल के अंदर? और एहतजाज का आप जिसका हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका बयानिया क्या है, एजेंडा क्या है, क्यों एहतजाज करने जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ? 1 साल इस हुकूमत को हुआ है, आप तीनों सियासी जमातें एक साथ हुई है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मसला ये है कि जो बिलाल भाई ने बड़े अच्छे स्पीकर भी हैं और टेक्निकल आदमी भी हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी स्पीचेस को जब मैं सुनता हूँ, क्योंकि टेक्निकल आदमी। पर एक बात मैं क्लियर करूँ, कल GHQ में सेमिनार इन्हीं की बात करते हैं, हम भी विज़िट करते रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो टोटल जो बिजनेसमैन थे नॉट मोर देन 20 भी नहीं थे, 18-20 थे या 17-16 थे,
और वो GHQ में हुआ। जी बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल से इन्होंने फिर ISPR ने निकाला कि भाई ये सेमिनार, दैट वाज नॉट अ सेमिनार, इट वाज स्पीच बाय कमर बाजवा, और इन बिजनेसमैन ने वहाँ जाकर उन्होंने जाकर बताया कि बहुत से मसले हैं और ये है वो है। तो पहली बात तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो ये जो है बाजवा साहब भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं और गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो अगर आर्मी चीफ मईशत को भी देखेगा और आर्मी चीफ जो है फॉरेन पॉलिसी को भी देखेगा, इंटरनल पॉलिसी को देखेगा, दीगर चीज़ों को देखेगा, हाँ। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ माशाल्लाह है। सर क्यों शिकायत लगाई इमरान खान की? वजह क्या थी? दैट इज सम अदर थिंग। इमरान खान उनका है इस वजह से। मेरी बात सुने, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ऑल एंड ऑल होता है, ही इज़ एब्सोल्यूट पावर। जो हमारा हो प्राइम मिनिस्टर, इनका हो, पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है एब्सोल्यूट होता है। तो ये इससे क्या मैसेज जाता है सारी दुनिया में कि इन्होंने गिव अप कर दिया है अक्सरी क़ुव्वतों के सामने, नंबर 1। अभी आप ये कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं तो यहाँ इकोनॉमिकल पोजीशन अच्छी नहीं है। FATF की 13 तारीख को मीटिंग है, उसमें आया, हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान का खैर हो, पर जो इमरान साहब ने जो एक बयानिया न्यूयॉर्क में दिया है, उस बयानिया के हिसाब से कि हम देखें सिविलाइज्ड वर्ल्ड में और इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उन्होंने कहा कि एटॉमिक वेपन में इस्तेमाल करूँगा। इस हद तक जा सकते हैं सर, अगर कन्फ्रंटेशन बढ़ती है, दुनिया इसको सीरियस ले सर। बिल्कुल, मेरी बात सुने, मैं एज अ पाकिस्तानी मैं मजम्मत करता हूँ अगर एटॉमिक वेपन इंसानियत के लिए इस्तेमाल हो। इमरान खान इस्तेमाल की बात नहीं, मेरी बात सुने, उसका मतलब ये वज़ीर आज़म को ये अच्छा लगता था? नहीं, ये सूट ही नहीं करती बात। दूसरी जो बातें उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी बातें की हैं, उसका जो है चार्जशीट जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में बन रही है, और FATF भी आ रहा है। अल्लाह करे पाकिस्तान का खैर हो, पर अगर ब्लैक लिस्ट में गया तो क्या असर होगा। जो इंटरनेशनल सपोर्ट आपको मुस्लिम मुल्कों में भी नहीं मिली, उम्मा का कॉन्सेप्ट जो एक ज़माने में शुरू हुआ था वो भी अभी मेरे ख्याल से नेशनल स्टेट वाला कॉन्सेप्ट हो गया हर। लेकिन पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन हुई सर, बहादुरी वाली स्पीच थी, जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया मोदी को। अगर नहीं देते तो आप कहते डर गए, नहीं दे तो कहते खामोश हो गए, चुप हो गए। मेरे ख्याल से वो अप टू डेट स्पीच नहीं थी किसी भी सूरत में, और उसमें कश्मीर, उसमें अगर मुसलमानों की स्पीच लीडर बनना चाहते थे तो उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र नहीं किया उस स्पीच में। और उसके बाद जो है जो भी इनकी जो इनकाउंटर्स हुए हैं प्रेस वालों से, और उसके बाद आने के बाद इन्होंने पहला जो मलिया लोधी को हटाया, तो इससे ये लग रहा है कि इनकी जो है इतनी अप टू डेट नहीं गई है। अगर इतनी कामयाब जाती तो आते ही साथ इन्होंने मलिया को क्यों सैक किया? मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस या इनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस नहीं थी। ये वज़ीर आज़म का नहीं इस वक्त तो दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी तबाह हाल है, तभी तो ये जो महंगाई का तो मानते हैं, ये महंगाई तभी है, तो ये जो बेरोजगारी है, मानते हैं ये जो व्यापारी तबका है वो आर्मी चीफ के पास गया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत पस्त होते जा रहे हैं। डॉलर सर 1 साल के अंदर हुकूमत को आप नाकाम कहेंगे, घर जाए हुकूमत। 13 महीने आप 5-5 साल हुकूमत करें, मोदी 5-5 साल हुकूमत करें, ये 1 साल के अंदर हमने महंगाई तो इनको 1 साल में घर में महंगाई तो नहीं इसी तरीके से हमने महंगाई तो नहीं की। हमने पहले दिन से हमारा स्टांस ये था सब पॉलिटिकल पार्टीज का कि हर पॉलिटिकल पार्टीज को 5 साल मिलना चाहिए। अब ये खुद नहीं करना चाहिए। सियासी मैदान में उनके साथ मुकाबला करें ना, इलेक्शन के अंदर करें, जब इलेक्शन आए। तो इलेक्शन से पहले अगर पाकिस्तान की बर्बादी हो जाए तो ये तो आप कह रहे हैं ना, दूसरे तो नहीं कर, आप मुखालफिन इसी वजह से। चले आप लोगों से पूछ लें, आम आदमी से पूछे ना, आम आदमी से पूछ लें, वो आपको यही बताएगा। आप आम औरत से पूछ लें जो किचन चलाती है, जो आप आम आदमी मजदूर से पूछ लें, आप गरीब से पूछ लें, तो खाना नसीब नहीं हो रहा है। लोगों की बड़े बर्डन्स बढ़ गए हैं पैसे के हवाले से। सर आपने मुल्क ऐसे छोड़ के गए थे, आप हालात ऐसे छोड़ के गए, मुल्क आपने ऐसा उनको दिया, एक कर्जे में डूबा हुआ मुल्क आपने दिया। जब पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान हमसे निकल गया और जो माशाल्लाह रिजीम्स थी, अयूब गवर्नमेंट और ये जो
याया खान वालों ने जो तबाह हाल पाकिस्तान, भुट्टो साहब ने जो पाकिस्तान लिया, तो उस वक्त के हालात तो इससे भी ख़राब थे। फिर भुट्टो साहब ने क्यों सर आप इक़्तिदार में नहीं होते तो कहते हैं कि जमहूरियत भी सही नहीं, हुकूमत भी सही नहीं, रिगिंग करके आए हैं, ये नाकाम हुए, ये जाली हैं, ये बनाए गए हैं। आप 5 साल होते हैं तो सब ठीक होता मेरी है। बात सुने, अगर हमारी हुकूमत थी और हमारी हुकूमत के बाद नून वाले आए तो हमने कहा नून अपना वक्त पूरा करे, और उन पर अगर मुश्किल वक्त आया तो पार्लियामेंट की सब पार्टीज़ ने उनकी सपोर्ट की 14 के धरने में। जब इनकी हुकूमत आई तो जरदारी साहब की भी स्पीच थी और शहबाज शरीफ की भी स्पीच थी पार्लियामेंट में कि 5 साल पूरा कर। लेकिन आप इसको कह रहे हैं कि अगर ये जाली हुकूमत है, उनके लिए भी आपने कहा था आरओ का इलेक्शन है। यार, जरदारी हम साहब नहीं चाहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो, स्क्वायर वन पर आए, कोई बोनापार्ट आ जाए, 10 साल स्ट्रगल हो, 20 साल स्ट्रगल हो। इस चीज के लिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी पार्लियामेंट को चलना चाहिए। क्या मौलाना फजल रहमान से जमहूरियत जा सकती है एहतजाज से, धरने से, मार्च से? देखें, बिलावल साहब ने फरमाया है, आज आपने खुद इंट्रो में बताया कि अगर पीपल्स पार्टी को शक हुआ कि डेमोक्रेसी को खतरा है, पार्लियामेंट को खतरा है, कोई बोनापार्ट आने वाला है, तो पीपल्स पार्टी उसकी सपोर्ट नहीं करेगी। आपकी सिंध के अंदर हुकूमत है, आप क्योंकि पीपल नून लीग को गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी हुकूमत भी नहीं है, लीडरशिप भी अंदर है, उनके लिए तो मार्च लाई। आपकी कयादत भी अंदर है। आप चाहेंगे कन्फ्रंटेशन बढ़े, आपकी सिंध हुकूमत चली जाए? देखें, पार्टीज जो स्टांस लेती हैं वो अवाम की भलाई के लिए स्टांस लेती है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोज़गारी जो कुछ हो रहा है, पर अगर डेमोक्रेसीज को खतरा होगा, पार्लियामेंट को होगा, तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे। सर जी, पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ है, सिस्टम के साथ है। तीनों बड़ी सियासी जमातें जो बड़ी पुरानी जमातें हैं, जिन्होंने बार बार हुकूमत की है, इनको लॉन्ग मार्च का भी पता है, धरने का भी पता है, एहतजाज का भी पता है, सब कुछ है। आप इनका मुकाबला कर सकेंगे? ग्राउंड पे आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, वो मकबूलियत भी नहीं है इस हुकूमत की। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर्स ने टीवी पे ये खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास पंजाब में वर्कर्स नहीं है, हमारे पास पंजाब में फोर्स है नहीं कि हम इस धरने में जा सकें, इसलिए हम इस धरने में शिरकत नहीं करेंगे। और हमारे पास अभी वो हम पार्टी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है कि हम सिंध से इस्लामाबाद लेते आप हैं। क्यों घबरा रहे हैं? हम तो नहीं घबरा रहे। क्यों घबरा मैं आपको रहे हैं बता रहा हूँ, ये कि धरना नहीं ही नहीं निकलने होगा। देंगे? ये फिर आप क्यों घबरा रहे ये हैं? आप जब लिख लें। कुछ नहीं है ये तो? धरना ही नहीं होगा। आप धरना नहीं होगा। परेशान हैं। फिर क्यों? सर ऐलान हो गया है, मैं आप- कैसे आप कह सर, रहे मैं हैं? आपको बता रहा हूँ ना, नहीं होगा। आप बैठने नहीं देंगे, नहीं। आप जेलों में डालेंगे, अंदर कर देंगे। ना कोई अंदर होगा, ये खुद ही है ना, क्योंकि ऑपोजिशन बटी हुई है, ऑपोजिशन कंफ्यूज हो रही है। शहबाज शरीफ नहीं चाहता ये धरना हो, शहबाज शरीफ नहीं चाहता ये प्रोटेस्ट हो। शेख रशीद कहते हैं कि ये आपके हुकूमत कहने पे और शहबाज शरीफ अपोजिशन नहीं की आपस में बात चल रही है। हाँ। पॉपुलैरिटी और महंगाई की ब्रेक के बाद आता नजर ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक के बाद बिलाल अहमद साहब से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ, आप जगह बात खत्म कंप्लीट करें। बहुत पॉपुलैरिटी की बात हो रही थी और इन्फ्लेशन की बात हो रही थी, पॉपुलैरिटी की बात हो रही है, मकबूलियत आपकी, खान साहब की, अभी आपकी जो गवर्नमेंट अभी एक लीडिंग एजेंसी ने सर्वे किया है, आप भी चेक कर लें, आप भी सोशल मीडिया क्या उसका ताल्लुक है, और आप भी पहले आप research कर सर्वेज लें। को क्या कहते थे जब नवाज शरीफ की सर्वेज आते थे? मैं उन्हीं सर्वे की बात कर रहा हूं कि जो सो कॉल्ड पेड वो होते थे ऐसे- सर्वे, उन्हीं की सर्वे उनके की बात कर- पेड, आपके सही। मैं उन्हीं के सर्वे की बात कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी वही कुत्ते वाली बात की पीपल्स थी ना पार्टी इन्होंने। पीपल्स पार्टी पीटीआई और पीएमएलएन का 1 साल की परफॉर्मेंस उन्होंने गेज की है, और 1 साल में जो परफॉर्मेंस लेवल सबसे ज्यादा पीटीआई का है। आप जाके उनकी वेबसाइट पे लोग कहते हैं performance है ही नहीं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, परफॉर्मेंस की भी बात करता हूँ, इकोनॉमी की भी बात करता हूँ। अब मैं उस पे जाऊंगा कि क्या डिटेल्स में और बैकग्राउंड में जाऊंगा तो पूरा महंगाई है या नहीं है, मुझे आप ये मैं बताएं। उसका लोग बता आपको देख रहे हैं मैं कराची आपको के, बता रहा हूँ ना, पूरे कि जब हम पाकिस्तान आए- में महंगाई है या नहीं है? मैं आपको उसका भी जवाब हाँ, देता हूँ ना। जब हम आए तो सबको पता था कि हमारे पास 2.5 महीने का रिजर्व रह गया। सर ये बार बार अच्छा, मैं सुन ये के रोना बार बंद बार करो, रोना बंद आपका। मैं रोने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको उसकी 1 साल हो गया है ड्रामा अभी। बंद करो, अभी तो मैं नहीं आपको रोनी है। बता रहा हूँ हाँ, ना, ठीक है। कि 19 अरब रुपए डॉलर का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट हाँ। अकाउंट डेफिसिट, और ये इनकी नाइली, और बाद में मिफ्ता इस्माइल ने भी एक्सेप्ट किया था कि हमने जो डॉलर को आर्टिफिशियली रोका था और हमने इंपोर्ट को सब्सिडाइज किया, जिसकी वजह से जब डॉलर महंगा हुआ बाद में, क्योंकि आप एक चीज को आर्टिफिशियली रोकेंगे तो एक बार गिरेगा, जिसकी वजह से महंगाई हुई। लेकिन हम मानते हैं महंगाई हुई है। और मैं आपको आज एक और न्यूज दे रहा हूं, अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब जब
चाइना के दौरे से वापस आ जाएंगे तो वो जो गरीब हैं, जो गुर्बत मिटाओ के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अनाउंस करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो कहते हैं कि हमने क्या डिलीवर किया है, सेहत का जो इंसाफ का जो कार्ड है हमारा, वो हमने दिया भाई, कुछ इन्होंने भी दिया, आपको पता है वही, थरपारकर उसी को continue किया ना, पूरे उन्होंने थरपारकर continue वो किया आज, भाई। मेरी बात सुन ले आप, वो थरपारकर में सबको दे दिया गया है और हमारा उधर भी ये हमने है कि दिया था। अगले 5 साल में 40 मिलियन 4 करोड़ खानदान को ये हम देने के लिए लेकिन आपका एमएनए इसके लिए क्या कह रहा है? अच्छा, तब मैं आपका एमएनए कह रहा है कि जो हॉस्पिटल्स के लिए इसमें लिखा गया है उसमें तो मेडिसिन ही नहीं। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो किसकी ये आपका एमएनए कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, हॉस्पिटल और सेहत कैंसर के मरीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कैंसर के मरीजों की नहीं है, अच्छा, कैंसर के मरीज मेरी 7.5 लाख रुपए हाँ, हाँ, तक ठीक है। का 7.5 लाख रुपए ठीक है, तक का है। अच्छा, अब ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हमेशा मैं बात सुनता हूँ कि इलेक्शन धांधली भी है और ना। अच्छा, मेरी बात सुन ले। है। और जब बात होती है धांधली। तो कहते हैं देखो हमें वोट पड़ा सिंध से, देखिए हमें पंजाब से वोट पड़ा, पंजाब से वोट पड़ा तो सही, सिंध से पीपल्स पार्टी को वोट सही पड़ा, लेकिन जब फेडरल की बात आती है तो वो वहां धांधली हो गई। ठीक है सर, आखिरी एक सवाल बाद में सिंध में भी आपके एमएनए पंजाब में ने भी असेंबली हुई, के हर जगह पे फ्लोर धांधली के की आप अंदर लोग। आप इनको छोड़ें, पीपल्स पार्टी को छोड़ें, Even बलूचिस्तान में भी छोड़ें, की। आप असेंबली के अंदर नूर आलम खान ने महंगाई, बेरोजगारी, हालात, केपी के ऊपर तनकीद की, जिसके ऊपर इमरान खान नाराज हुए, उसको डांट पला दी आपने। आपके एमएनए, आपके लोग, आपके रमेश कुमार ने आपकी हुकूमत के लिए, आपके वुज़रा के लिए, आपकी टीम के लिए क्या क्या नहीं कहा, आपके एमएनए कह रहे हैं। देखिए, हर पार्टी में एक कहना जमहूरियत होती है। हमारी पार्टी में हम जब डिस्कशन होता है तो हम वर्कर्स की बात सुनी जाती है। वो बादशाहत नहीं है हमारी पार्टी में तभी कि जो जानते नवाज हो। शरीफ ने कह दिया या जो भुट्टो साहब ने कह दिया, मैं जूनियर भुट्टो साहब की कह रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ कि जो, क्योंकि जब वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे दूसरा है। तो वो तो सबको है ना मशावरत लेके चलते थे, और वो पीपल्स पार्टी को आज पता भी चल गया है कि जो आज वो पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टो साहब की पार्टी नहीं रही और वो ओमनी ग्रुप और उनके इन्वेस्टर्स की पार्टी रह गई है। खैर, बात ये है कि देखें, हम मानते हैं कि मुश्किलात थी और जो एक मुश्किलात से हम निकले, हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। ठीक है, हमने दिवालिया होने से बचाया और अब हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और ठीक है। अगले आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ये भी आप लिख लें, अगले 3 से 4 महीने में आप भी कह रहे होंगे कि इकोनॉमिक के इंडिकेटर्स इंप्रूव हो गए। इमरान खान ने कहा था 100 दिन में बड़ी तब्दीली आएगी। हाँ, आपको जवाब दें, कह रहे हैं कि इन्होंने जो है ना मुल्क को जिस तरह, जिस सूरत हाल में पहुंचाया, जिस तरह हमें मिला, जिस तरह इन्होंने कर्जा लिया, जिस तरह की इकोनॉमी बनाई, जिस तरह का आर्टिफिशियल इन्होंने डॉलर को जो है ना काबू में किया हुआ था। कोई आर्टिफिशियल नहीं था। कर्जा इन्होंने सबसे ज्यादा, तारीख में सबसे ज्यादा कम अरसे में कर्जा लिया है, कम अरसे में सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। अभी तो वक्त पड़ा है और अल्लाह करेगा ये वक्त मिलेगा भी नहीं इनको, लेकिन कैसे नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह आवाम नहीं देंगी इनको। देखना, आप देखना, आवाम निकलने के लिए तैयार है, बिल्कुल आपके ऊपर यकीन करने के बिल्कुल लिए, यकीन एतमाद करने क्यों के नहीं लिए। करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उस वक्त ये कहते हैं कि हम बुरे थे। उस वक्त पेट्रोल सस्ता था, बिजली सस्ती थी, आटा सस्ता था, ये दवाइयों की बात कर रहे हैं, ये हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं। भाई, हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने शुरू किया था उन्होंने भी, थर में भी उन्होंने दिया था, यहाँ सिंध में भी, डिस्ट्रिक्ट जैकबाद में काफी जगह दिया था। जैकबाद में दिया था, ठट्टा में ठट्टा में दिया था, टन्नो मोहम्मद खान में दिया था, थर में भी दिया था। तो ये तो, और पंजाब में कैंसर के मरीजों को ये तो बता कहते भाई, ये जो शौकत खान में हॉस्पिटल है जिसको 50 करोड़ मियाँ साहब ने दिए थे, मियाँ शरीफ साहब ने 50 करोड़ दिए थे। मैं ये कहती हूँ, बिल्कुल जेब से दिए थे। तौबा करें हम, जेब से, मैं प्रूव करती हूँ, जेब से दिए थे। तौबा करें हम, तौबा आप लोग करें, जवाब करें, कंप्लीट करें बात को। फरामोश है ये जो है आपका, अपने जाती पैसे दिए थे उन्होंने, जाती दे ही ना दे, वो जाती पैसे दिए थे अपने जेब अब से। तो आवाम चाह रही है कि जो पैसा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ लूट के गए वो वापस करें। एक बात मैं आपसे कहूं, एक सवाल करूं। मैंने कहा, आपने नवाज शरीफ को, आपने उसकी बेटी को, आपने जरदारी साहब को, आपने फरियाल टाल को, आपने खुर्शीद शाह को, जितनों को भी आपने जेलों में डाला,
ना आप कोई पैसा वापस ले आए, न जैसे पार्टी को खत्म जैसे किया। काम वैसे ये सारे करेंगे, ड्रामे ऐसे बाज काम लोग क्यों बात खत्म नहीं करते करते हैं, हैं। ऐसे काम क्यों करते हैं कि इनको जेल जाना पड़ता है? 3 साल हो गए आज तक झूठे पनामा केस की लगा मनी कर टेल लिया जेल जाने पड़ता अभी है। तक मनी टेल लिया है कि कहां से पैसे ठीक है, आए। खत्म नहीं किया नून लीग को आपने, जेल में डाल के भी कमजोर नहीं कर सके। मुझे वो आज भी पार्टियां इनकी कोई हैं। लीडरशिप नजर आ रही है? सर जी Divided। ठीक है, मैं जवाब दे लूं। हाँ चले, हाँ यही देखो ना, ये जो कह रहे हैं। यही देखो, खबरों का सॉरी सिंधी में बोल रही हूँ। हाँ। ये जो है ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मैदान पे कुछ भी नहीं होता। ये अभी भी कहते हैं यहाँ से आएगा, चीन से आएगा तो ये कर लेगा, वहां से सऊदिया से आएगा तो वो कर लेगा, कश्मीर में कश्मीर के लिए जो है यूना में ढोल ताशे बजे के बड़ी बड़ी जबरदस्त जो है तकरीर की, उसको भाई ने उसकी जबरदस्त जो है वो बता। मुकाबला किस तरह करेंगे इमरान खान दूसरी के बात साथ? वहां तो ये सियासी मुकाबला किस तरह करेंगे? रेजोल्यूशन जमा ना करा सके मुस्लिम मुल्क जो उम्मा की बेनजीर साहिबा भी नहीं करवा सकी थी 94 के अंदर। हमने ढोल ताशे तो नहीं बजाए 94 थे ना, में मुझे हमने याद ढोल है। ताशे तो नहीं बजाए थे ना, हमने ढोल ताशे नहीं ऐसी बजाए थे। स्पीच तो नहीं की थी ना, लेकिन बेनजीर के दौर नवाज में- शरीफ का ऐसा मौकिफ तो नहीं था ना। बेनजीर के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में किसी को ये हिम्मत नहीं हुई थी, मोदी को या किसी इंडिया के किसी लीडर को, कि 370 को खत्म करे। 370 जो आइन खत्म का आर्टिकल करे। उसको खत्म करे। जो उन्होंने आर्टिकल लगाया, वो ये गाड़ी में ये अपने किसी को करते हिम्मत नहीं हैं, हुई बस थी। ये होता है नवाज ये शरीफ के दौर इन्हीं में। के, क्योंकि इन्होंने पता, मुझे आज भी यकीन है कि ये कश्मीर बेच के आए हैं, ये कश्मीर बेच के आए हैं, ये सारी ड्रामेबाजी अपने आप को फेस सेवन। ठीक है डॉक्टर सारी। साहब, आखिरी मिनट है, आखिरी आधा मिनट है, क्या कहेंगे आप? नवाज शरीफ ने भी उनको घर लेकर आए मोदी साहब को, जिस तरह आपको पता है। इमरान खान ने सऊदी के वलीअहद को और जो है शहजादे की गाड़ी भी ड्राइव की, सब कुछ किया, उन्होंने वोट भी नहीं दिया, ईरान ने दिया। किस तरह हालात बेहतर हो? जहाज तो दिया भाई। देखिए बात सुने, एक बात यह है कि जो इलेक्टेड वजीर आजम जो भी आता है, अब आपको पता है कि हेलमेट कोल था जर्मनी का, जिसकी वजह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई। हेलमेट कोल की खूबी ये थी कि उसके अमेरिकन, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपियन ममालिक के सरबराहान से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो अगर नवाज शरीफ की अगर दोस्ती थी तो अच्छी बात है, हमें शक नहीं करना चाहिए कि वो मुल्क दुश्मन है। आप बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे गद्दारी का काम और इंसल्ट का काम वो परवेज मुशर्रफ ने किया आगरा में, जो उठकर जाकर वाजपेयी से हाथ मिलाया इंसल्टिंग वे में, और यहाँ की प्रेस और मीडिया कह रही थी वाह वाह बहुत अच्छा। उस इंसल्टिंग बिहेवियर को, जो कि गासिब था, वो सही है। बाकी नवाज शरीफ या बेनज़ीर भुट्टो अगर बात करें तो वो जो है सिक्योरिटी रिस्क का गद्दार है। तो इस तरह की बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी, बिलाल साहब आपकी, सुरतेब साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है। मुल्क प्रायोरिटी होना चाहिए, कौम प्रायोरिटी होनी चाहिए, अवामी मसाइल हल होने चाहिए। हमने जाती मफादात को एक साथ रखें। एहतजाज करना हक है, लेकिन 1 साल के अंदर एहतजाज, तीनों सियासी जमातें जो है सेम पेज पे नजर नहीं आ रही। अपोजिशन धरने का हिस्सा होते हैं या नहीं होते हैं। इसी के साथ ये इजाजत, अल्लाह हाफिज।